नमस्कार, मैं प्रोफेसर रंजित कुमार और क्लास 12th ब्राह्मी और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करिए आप लोग अपना चैनल यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस रंजित सर के द्वारा। यहाँ मिलता है सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प, और वो विकल्प है, आइए बात करते हैं। आपको यदि किसी प्रकार का डर है एग्ज़ाम से संबंधित कि ऑब्जेक्टिव मेरा सही होगा कि नहीं होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ और बनाया हूँ ब्राह्मी के लिए बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और वो भी अनुभव के साथ। और ये अनुभव सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम जोड़ना चाहते हैं आखिरी समय तक सभी विद्यार्थियों को कि आइए इस प्लेटफॉर्म पर सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। संचारी रोग, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि संचारी रोग क्या है। ये सवाल है सभी विद्यार्थियों से। संचारी रोग, तो संचारी रोग पर बात है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं संचारी रोग क्या है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो जन्म से होता है, जो केवल वृद्धों का होता है, जो पोषण की कमी से होता है। ये चार ऑप्शन है। आप लोग से जवाब हमें चाहिए कौन सा इसका सही जवाब है, तो हम चाहेंगे कि इसका सही जवाब आप लोग चुनिए कि इसमें सही जवाब क्या होगा, कैसे होगा, इस पर फोकस करना है। चलिए बढ़ते हैं बात को लेकर। संचारी रोग क्या है, इसको सबसे पहले सोचना है। तो होता है संचारी रोग में क्या है, इसको फोकस करेंगे कि यदि कोई एक व्यक्ति है और वह बीमारी से ग्रसित है, समझिए इस बात को कि यदि वो व्यक्ति को डिजीज है और जिस व्यक्ति के संपर्क में वो हेल्दी पर्सन है, तो हेल्दी पर्सन को इस डिजीज पर्सन वाले व्यक्ति संपर्क में ले लेता है। तो यदि हेल्दी पर्सन को डिजीज वाला व्यक्ति संपर्क में ले लेगा, तो संपर्क से बीमारी जब दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, तो संपर्क से होने वाला बीमारी का नाम आपको जानकारी होगा। संपर्क से होने वाली बीमारी, तो संपर्क से होने वाली जो बीमारी होगी उस बीमारी का नाम होगा संचारी रोग, और इसका सही आंसर आपको यानी ए नंबर हो गया, जो यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यस, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा संचारी रोग है, अब ये समझना है आपको। सबसे पहले यहाँ बात करना है, चलिए सही आंसर तो सी है, मानते हैं, लेकिन मधुमेह क्यों नहीं है आपको मैं बताता हूँ। ये डायबिटीज रोग है, और इसमें आपको पता होगा कि डायबिटीज जो होता है वो लोगों को किस तरह से समस्या पैदा करता है, इस पर थोड़ा सा हम आप लोग को जिक्र करना चाहेंगे। तो जिक्र करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम आप लोग को ये बता देंगे कि इस जगह पर मनुष्य में क्या होता है, पैनक्रियास होता है। समझिएगा, थोड़ा सा समझना होता है, क्योंकि समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस जगह पर क्या होता है, पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास होता है और पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन जब बनता है तो व्यक्ति को किसी प्रकार का डर नहीं रहता है मधुमेह रोग से। तो इंसुलिन अब शरीर में जिस व्यक्ति को इंसुलिन बन रहा है, अब वही व्यक्ति इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो नहीं बनाने वाला के संपर्क में यदि बनाने वाला आएगा तो क्या बीमारी हो जाएगी, नहीं ना। तो मधुमेह इसका आंसर नहीं हुआ। दूसरा कैंसर है। देखिए कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर बनता है, याद होना चाहिए, गांठ। और गांठ जब एक व्यक्ति को है तो क्या दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा, नहीं ना। तो इसका ये भी आंसर सही नहीं है। तब उसके बाद आता है मलेरिया। सही समझे आपने, मलेरिया संक्रमण होता है। क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति मलेरिया रोग से पीड़ित है, तो मलेरिया में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अब यहाँ पर कि मलेरिया में क्या होती है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए कि मलेरिया में होता है कि जो मच्छर होता है वो फीमेल प्रजाति से होती है, और फीमेल प्रजाति जो होती है उसके लार्वा में जो स्पोरोजोइट होता है, स्पोरोजोइट होता है, जो 1000 की संख्या में स्पोरोजोइट होता है। अब मच्छर जैसे व्यक्ति को काटा तो व्यक्ति के शरीर के अंदर में स्पोरोजोइट तो चला गया, और स्पोरोजोइट जब चला गया तो उस व्यक्ति के ब्लड में वो तेज़ी से रन करता है और हेमोग्लोबिन पर प्रभाव डाल करके हेमोजॉइन में बदल देता है, और हेमोजॉइन बदलते ही वो व्यक्ति को कंपन के साथ बुखार आती है। अब वो व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आए तो उसको भी मलेरिया तय है। तो जब संपर्क में जब आया और बीमारी का प्रभाव पड़ गया
तो ऐसे रोग ही क्या कहलाता है, संचारी रोग कहलाता है। तो इसमें मलेरिया जो है सो सही आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर उच्च रक्तचाप है, क्या किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो है तो उसके संपर्क में रहने वाले को ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा हो बातें। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया का कारण क्या है। चलिए अच्छी बात है, अभी हमने बता रहे थे कि मलेरिया का कारण क्या है। जो ये स्पोरोजोइट है वो मादा एनोफिलिस मच्छर के लार्वा से निकला। तो स्पोरोजोइट जो निकला वो आखिर है किसके अंतर्गत, तो स्पोरोजोइट जो होता है वो प्लाज्मोडियम का एक रूप है। याद रखिएगा ये प्लाज्मोडियम है, अच्छे से डिटेल आप लोग को मैं दे रहा हूँ। प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो होता है वो प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ में। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो मलेरिया का कारण है वो प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है। वायरस बैक्टीरिया पर आप टिक आउट मत करिएगा, इसमें प्रोटोजोआ आपके लिए बेहतर हो गया। और ये सारे विद्यार्थी के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन सब के लिए है, क्योंकि हम यानी नए सेशन में जुड़ने वाले बच्चों के लिए हाँ बिहार बोर्ड का, ब्राह्मी बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद साइंस और ग्रामर का स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, और कंसेप्ट क्लियर और रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग यानी सभी तरह का व्यवस्था मेरे पास संस्था में है। एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी भी मेरे पास हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हमारे यहाँ आर्ट्स का हैं, कॉमर्स का हैं, सब काम कर रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन का हैं, बहुत सारे टीचर हैं हमारे पास सभी विषयों का, साइंस से लेकर कॉमर्स तक। आप सभी लोग यानी ऐसे चैनल पर हैं, ऐसे माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर हर एक तरह का सुविधाएं उपलब्ध है। रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस भी है, डाउट क्लास है आपका, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, यानी यदि किसी प्रकार का आपको कोई समस्या है तो उस समस्या के निदान में आपको पर्सनल अटेंशन की सुविधा है। यानी कहने का ये अर्थ हुआ कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हमारे पास टीचरों का एक टोली होती है और उसमें सभी टीचर बैठ करके कमज़ोर बच्चे, मीडियम बच्चे और हायर बच्चे को निर्णय और सलाह भी देते हैं कि आपको कहाँ से क्या करना है, आगे आपको क्या रणनीति तैयार करनी है। ये सारी तरह की सुविधाएं हमारे क्लास में ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। तो आप सब लोग इसको देखिए और बढ़ावा दीजिए, लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए और आप लाइक भी कर दीजिए। इसके बाद हम चाहेंगे कि आपका जो नेक्स्ट भाग जो होगी वो नेक्स्ट भाग आपको ये समझना होगा, इसके बाद समझने की ज़रूरत होगी कि आखिर जो नेक्स्ट इसका जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न होगा कि ये क्या कहता है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। चलिए मलेरिया किस मच्छर से फैलता है इसको चुनना होगा। कुलेक्स है कि ये नहीं हो सकता, एडिज नहीं होता है। देखिए फीमेल एनोफिलीज मच्छर की बात है, फीमेल एनो हो गया, फिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है, तो फीमेल एनोफिलिस आपको चुनना है। तो यहाँ पर एनोफिलिस आपको सही आंसर हो जाएगा और यहाँ पर सी आपको सही हो रहा है। उसके बाद डेंगू रोग किससे फैलता है। चलिए अच्छी बात है कि डेंगू रोग किससे फैलता है इसको जानना है ना। डेंगू रोग का कारण क्या है मैं बात करता हूँ। देखिएगा मच्छर में ही तो सब कुछ है, तो इसमें भी आपको याद रखना होगा जो फीमेल और फीमेल जो है वो एडिज करके मॉस्किटो है, और फीमेल एडिज मॉस्किटो जो है ना आपको याद रखना होगा। फीमेल एडिज मॉस्किटो जब काटता है तो इसके जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा जो होता है तो सलाइवा के द्वारा जो लार मैं बात कर रहा हूँ उसके द्वारा यानी इसका संक्रमण तेज होता है और ब्लड में पहुँच करके, और इसमें आपको ये समझना होगा प्लेटलेट्स भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। साथ ही साथ बैकबोन जो है ना, बैकबोन जो है वो भी हमारा शरीर का प्रभावित हो जाता है। वैसा आंकड़ा मिलती है कि मादा एनोफिलीज के बाद जो मादा एडिज मॉस्किटो है यानी बी इसका सही आंसर है। यदि शरीर में हो गया एक बार तो कभी भी उस व्यक्ति को जीवन में ऐसा होता है कि कभी भी परेशानियां हो तो रीढ़ की हड्डियां पहले ग्रसित हो जाता है। ये ऐसा मानना है और ऐसे अध्ययनकर्ताओं को भी कहना है और मुझे भी कहना है। इसके बाद छठा है हैजा। देखिए सबसे पहली बात है कि आंसर आपको चुनने से पहले आपको डिटेल उसको जान लेना होगा कि हैजा जो है यानी कोलरा जो है का कारण इसमें क्या हो सकता है, या वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप कॉमा की तरह जो बैक्टीरिया होती है इस तरह का, उसका नाम विब्रियो होता है। तो कॉमा की तरह बैक्टीरिया होती है उसका नाम विब्रियो होता है। और विब्रियो कोलाई जो हो गया, अब बताइए तो बैक्टीरिया है तो विब्रियो कोलाई भी तो बैक्टीरिया ना होगा,
बैक्टीरिया ही होगा। तो अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को यानी प्रभाव पड़ जाती है, तो उसमें बैक्टीरिया आपका सही आंसर भी हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के प्रभाव पड़ने से ही बीमारी का नाम हैजा है नहीं? समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। अब कहता है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का शॉर्ट नेम सब लोग जानते होंगे, और किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए अंग के बारे में है। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि वो अंग है जो यानी टीबी के कारण प्रभावित है, इस पर हम लोग को बात करनी है, इस पर सबको समझने की ज़रूरत होगी। तो टीबी के कारण प्रभाव हमारा शरीर के किस अंग पर पड़ रहा है, ये सवाल कहता है। इस सवाल के जवाब के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर होता क्या है, उसमें हम लोग बात करना चाहेंगे। तो होता है ऐसा, स्थिति ऐसा होता है, सबको समझना होगा, यानी यहाँ पर ये देखना होगा कि स्थितियाँ ऐसा है, और ये फेफड़ा का होता है, लंग्स का होता है। तो इसमें जो होता है वो लंग्स प्रभावित हो जाता है, लंग्स में संक्रमण होता है, और लंग्स में जब संक्रमण होता है तो भारी मात्रा में नाकों से पानी आना, कफ आना, बलगम आना, ब्लड निकलना होते रहता है। तो आखिर यानी इस रोग में हमारा ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है आपके शरीर का फेफड़ा प्रभावित हो जाना। तो इसमें फेफड़ा भी प्रभावित है, और फेफड़ा प्रभावित हो जाने के कारण व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, और उसके यानी शरीर भिन्न भिन्न तरह से प्रभावित हो जाता है। आगे की बात मैं करूंगा, तो यहाँ पर ये देखना चाहूँगा कि टीबी का जीवाणु कौन है। चलिए सबसे पहली बात है कि इसके में जो वाहक है उसको समझेंगे। तो होता क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ भी दिया भी है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर दिया हुआ है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता क्या है, कैसी स्थिति पैदा करता है, इसके बारे में जानना होगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये ट्यूबरकुलिन नाम का जहर बनाता है ना, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन बनाता है। अब ये बताइए कि जिसके ब्लड में ट्यूबरकुलिन नाम का जहर बन जा रहा हो, तो ट्यूबरकुलिन नाम के जहर बन गया, तो ऐसे जहर ब्लड में गिरेगा तो व्यक्ति को समझ आने की कैसी समस्या पैदा होगी। और यही है कारण कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी रोग हो जाता है। उसके बाद है एड्स रोग का कारण। ये तो हर कोई जान रहे हैं कि वायरस है, क्या है, तो आपको हम यहाँ बताएंगे, आप लोग अच्छा से देखना। HIV देखिए ह्यूमन इम्यून वायरस है, तो ये भी जो है वो वायरस है, और वायरस आप यहाँ चुन लीजिए कि वायरस है कि नहीं है। तो ये क्या होता है, HIV कहता है कि हमारी क्षमता इतना है ना कि हम लिम्फोसाइट को जाके प्रभावित कर देंगे। अब शरीर में लिम्फोसाइट को प्रभावित कर दे, और लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी का काम क्या है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करना। अब जिसका शरीर का लिम्फोसाइट को डैमेज स्थिति हो रहा हो, तो उसका शरीर स्ट्रॉन्ग रह जाएगा, खुद सोच लो। यही कारण है कि इसके कारण व्यक्तियों की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि HIV मुक्तता किससे फैलता है। तो ये देखिए, भोजन से बिल्कुल नहीं, हवा से बिल्कुल नहीं, पानी से बिल्कुल नहीं। तो असुरक्षित यौन संबंध यानी एक व्यक्ति का संबंध कई व्यक्तियों के साथ हो जाती है, या फिर ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर इसका हो रहा है असुरक्षित यौन संबंध। ये तो बिल्कुल याद रहेगा, इसके लिए कहना नहीं है। आगे क्या है, टाइफाइड। हाँ, ये बहुत ही घातक होता है, जैसे मियादी बुखार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको जानते हैं मियादी बुखार, और मियादी बुखार के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होती है कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री तक कभी कभी बुखार भी रहता है, फीवर रहता है। और इसमें जो बुखार रहता है बहुत बड़ा यानी प्रभाव है। सिर का दर्द होना, शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकावट बनना, दर्द से ग्रसित रहना, वजन घटना, और अंत व्यक्तियों की स्थिति बदतर हो जाना, इस तरह की समस्याएं बनी रहती है। तो यहाँ पर मियादी बुखार है, और ये टाइफाइड के नाम से ज्ञात है। और इसमें जो होता है वो कौन होता है, याद रखिएगा। पूछा है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका वाहक है। साल्मोनेला टाइफी इसका जो है ना वो कारण, तो साल्मोनेला टाइफी जो है ना वो बैक्टीरिया के अंतर्गत है। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो बैक्टीरिया के अंतर्गत हो गया। तो साल्मोनेला टाइफी किसके अंतर्गत है, बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बी को हम लोग सही इसमें बना लेंगे, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी बी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो साल्मोनेला टाइफी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे के लिए कि टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड फैलता किससे है, जैसे कोई कॉन्टामिनेटेड वाटर पी रहा हो
कहने का मतलब है कि अब एक गिलास है और गिलास में जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है या फूड मटेरियल है, तो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, फूड मटेरियल है, तो कॉन्टामिनेटेड भोजन करने से व्यक्तियों को समस्या पैदा हो जाती है टाइफाइड। यदि आप रहते हो घर के अगल बगल में पानी जमा हो रहा हो और वैसे पानी जमा रहता है तो वहाँ पर साल्मोनेला टाइफी ऑटोमेटिक वो जन्म ले लेता है और व्यक्तियों के भोजन से पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके कारण टाइफाइड बुखार होना तय माना जाता है। इसमें लीवर डैमेज इसमें भी करता है क्योंकि ये लीवर का बुखार है। यदि किसी को ये हो जाए तो सबसे पहले ये लीवर से का होता है समस्या होती है और उनको जो है रुचि नहीं रहता, यानी खाने का भूख जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसमें लीवर कभी कभी ठीक हो गया दवा चलने के बाद, इसका जो एवरेज है उसको करवाना होता है। कई बार दवा नहीं पूरा ले पाए तो समस्या रहती है। कभी कभी होता है कि ठीक हो गया, बुखार लगा ठीक हो गया, लेकिन लीवर में जाकर बुखार सेव रहता है और फिर वही 1 महीने 2 महीने बाद फिर से वह डेवलप कर जाता है और उसी में व्यक्तियों को लीवर का समस्या बढ़ जाने के कारण उसका थोड़ा सा घातक स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए टाइफाइड को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और इलाज पर हमेशा कंट्रोलिंग के हिसाब से दवा इलाज करवाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन वायरल रोग है? चलिए इसमें वायरल रोग की बात कर रहा हूँ। मलेरिया, टीबी, तो इसमें खसरा है, आप जानते होंगे बचपना में ही बच्चों लोग को इसका टीका लगाया जाता है और इस प्रकार से खसरा जो है सो बहुत तेजी से विकसित होने वाला बुखार है। खसरा रोग किससे फैलता है? चलिए यहाँ पर है खसरा किससे फैलता है, यानी हमारे और आपके बीच का जो दूरी है और एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा हो तो उसमें यानी जो उसकी जो बीच की जो वायु है दूषित है तो खसरा फैल सकता है। क्लियर हो गया? पोलियो रोग प्रभावित करता है। अब पोलियो रोग किसको प्रभावित करता है इसको समझना है सबसे पहले कि पोलियो रोग प्रभावित करता है तो किसको? हड्डी को, मांसपेशी को, तंत्रिका तंत्र को, त्वचा को। तो सबसे पहले बात है कि यह न्यूरॉन वाला रोग है। न्यूरॉन जानते होंगे अच्छे से, न्यूरॉन डिजीज है और न्यूरॉन डिजीज जो है आप लोग को पता होगा नस का है और हमारे शरीर का जितना भी अंग है उसका नियंत्रण करने वाला कौन है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? नसों का जाल है और वहाँ से ही समस्या फैलती है कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्सा की नस यानी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो नस के माध्यम से संवेदना ही नहीं मिलना, नस में सिकुड़ना, नस में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना ही पोलियो रोग कहलाता है। ऐसे तो भारतवर्ष में पोलियो का टीका चलाई जाती है और पोलियो का टीका जो होता है उसको हम लोग जानते हैं वो यानी ओरल जो पोलियो होता है वैक्सीन, OPV के नाम से उसको हम लोग जानते भी हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी मुंह में दिया जाता है 2 ड्रॉप। आप जानते हो अच्छे से, इसको भी आप लोग को जानना होगा। तो इसका सही आंसर आपका C हो जाता है 15 का। पोलियो का टीका है, देखिए यहाँ पर आ ही गया, OPV है, ओरल पोलियो वायरस है। इसको क्या कहता है? यानी ड्रॉप होता है इसका, ड्रॉप, और जो ड्रॉप होता है उसको बच्चे को देना होता है। 5 इयर्स तक के बच्चों को लगवाइए और इस पोलियो से बचिए। अब तो भारत में इस पर कंट्रोलिंग हो गया है, अब तो बहुत कम समस्या मिल रहा है पोलियो का, पहले तो बहुत ज़्यादा इसका समस्या था और अब पोलियो के लिए भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि 15 साल के अंदर का कोई बच्चे को पोलियो निकल जाता है तो इसका अभियान चलता रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि पोलियो का जो टीका है वो कुछ साल बाद चला, यानी अभी चला उसका अभियान तो फिर 1 साल बाद चला और पहले पर महीना ऐसा हो जाता था, क्योंकि अब 15 साल के अंदर का कोई बच्चा यदि निकल जा रहा है तब उसको भारत सरकार फिर से अभियान चलाती है और उसको लागू करती है। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। चलिए आगे बोलते हैं। बैसिलस कालमिट ग्यूरिन टीका किस रोग से बचाव का यानी करता है, इस पर हम लोग को समझ में यानी ध्यान रखना होगा। BCG, इसका नाम है बैक्टीरिया कालमिट गुरिन, सबको याद होना चाहिए, बैक्टीरिया कालमिट गुरिन। और ये जो होता है वो BCG का टीका बचपना में ही लगाया जाता है। इससे टीबी जैसी समस्या पर हम लोग को नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा होने के बाद कोई डर नहीं रहता है, इसलिए समय पर इसका टीका लगवा लेना चाहिए। और आप पढ़ रहे हैं रेनबो क्लासेस चैनल पर रंजीत सर के द्वारा, और ये बहुत ही बेहतर और बहुत से बेहतर विकल्प लेकर के आप लोग के साथ जुड़ता हूं। और यह एग्ज़ाम एक्सप्रेशन आप लोग का टॉपिक है और एग्ज़ाम एक्सप्रेशन के लिए आप लोग को मैं बराबर हिदायत करवाते रहते हैं कि आप अच्छे से जुड़िए और अच्छे से टॉपिक को देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि आपको यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए मैंने तैयार किया हूँ। हेपेटाइटिस रोग प्रभावित करता है। चलिए ये तो आप एक प्रकार का कैंसर होता है और ये हेपेटाइटिस जो होता है वो जॉन्डिस आप लोग जानते होंगे, है नहीं?
तो जॉन्डिस जो पीलिया रोग के नाम से आप लोग जान रहे होंगे, और पीलिया यदि किसी में प्रभाव डालता है तो वो लीवर में डालता है। यस, तो जो जॉन्डिस होता है वो पीलिया रोग है, और पीलिया यदि किसी में प्रभाव डालता है तो लीवर, तो आप लोग को ऐसे ही लीवर को आप हिंदी में जानते हैं यकृत के नाम से, तो आपको ऐसे ही क्लियर हो गया है ना। रेबीज रोग फैलता है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेबीज आपको समझ में आना चाहिए कि पागल कुत्तों को, गीदड़ को, सियार को, खरगोश को, है नहीं, या अदरवाइज गिलहरी को, ये सब के लार में पाया जाता है रेबडी वायरस। आपको अच्छा से याद होना चाहिए, जो रेबडी वायरस होती है वो रेबडी वायरस पाया जाता है। और रेबडी वायरस जब पाया जाता है तो रेबडी वायरस कुत्ता, खास करके जो पागल कुत्ता हो चुका है उसमें रेबडी वायरस होती है ना। और रेबडी वायरस को होने के कारण जब वो व्यक्ति को काटता है तो रेबडी वायरस चला जाता है ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद वो रेबडी वायरस की संक्रमण तेज हो जाती है। इससे का कहानी एक छोटा सा है कि रेबडी वायरस पर नियंत्रण के लिए, देखिए इसे एक और भी नाम है हाइड्रोफोबिया भी इसको कहते हैं। इसे हाइड्रोफोबिया कभी कभी आपको पूछ सकता है, मैंने इसलिए बता दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, है नहीं। तो इसका आंसर बी विल बी राइट हो जाएगा। इसमें आपका आंसर जो बी है वो सही है, क्योंकि कुत्ता काटने से होती है। तो आप समझ गए, लेकिन इसका डिटेल है कि इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि रोगी जल यानी पानी से डरता ज़्यादा है और रेबडी होता है। और हुआ क्या था कि इसके लिए, यानी हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसके लिए लुई पास्चर नाम का वैज्ञानिक, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, यानी लुई जो पास्चर थे ना, लुई पास्चर जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांस का थे, ठीक है। लुई पास्चर ने ही रेबीज रोग का टीका को खोज किया, और इसने रेबडी पर नियंत्रण पाने के लिए अपना प्रयोग भी किया। जब ये 5 साल के थे तो पागल भेड़िया इनके गांव में अचानक घटना है कि अचानक सोए हुए लोग को पागल भेड़ियों ने काट दिया, कि उस सोए हुए अवस्था वाले व्यक्ति को काटने के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। लुई पास्चर इस पर चिंता व्यक्त की, और बड़ा हुए तो इन्होंने याद कर रखे थे कि हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ था उस पर इन्होंने चिंतन मंथन किया, और लास्ट में रेबीज रोग से बचाव के लिए इन्होंने टीका दे दिया, जिनका नाम है लुई पास्चर। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। आगे है कोविड-19 किससे फैलता है, तो आपको अच्छा से पता होगा कि इसमें आपको जल से, भोजन से, या मच्छर से, या बाइट ड्रॉपलेट से, यानी सही से आंसर तो लगभग सब लग रहा होगा, लेकिन बाइट ड्रॉपलेट है। यानी ये बिल्कुल, यानी आप देखे होंगे कि लोग को कहते होंगे डिस्टेंस बना के रखिए, है नहीं, बचना है तो 2 गज की दूरी रखना है, नहीं तो इसलिए डिस्टेंस बनाइए ना। हवाओं में इसका प्रभाव होता है। आकार आप लोग ऐसा इसको देखे होंगे, आकार इस तरह से बना हुआ होगा, आकार ऐसे ऐसे बना हुआ, सब देखते होंगे, ऐसा चारों तरफ से होता है। ये वाला भाग जो होता था, ये सब है ना, स्पेशल जब कोविड के बारे में जब टॉपिक चलता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में सब क्लियर की जाती है, आप लोग समझिए। फंगल रोग का उदाहरण है, चलिए अच्छी बात है। फंगल रोग, फंगल रोग क्या होता है आप देखते होंगे, जो भींगे कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, कई दिनों का कपड़ा जो साफ नहीं हो रहा है, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल होती है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स के कारण ऐसा समस्या पैदा होती है। तो डस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो भींगे हुए नमी वाला जो कपड़ा होता है, इसलिए बताया जाता है कि कपड़े को बीच बीच में आप डिटर्जेंट पाउडर से या साबुन से या गर्म पानी से धोते रहिए, क्योंकि जो कपड़े इंटरनल कपड़े होते हैं वो कारण भीगा रहता है, उसमें दाद खुजली होने का ज़्यादा चांस बनता है। तो इसका सही आंसर विल बी ए हो गया। तो इसमें एंटीबायोटिक किसके लिए प्रभावी है, अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक किसके लिए प्रभावी है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप वायरस पर, फंगस पर, सभी पर ये बैक्टीरिया। देखिए एंटीबायोटिक किसके लिए प्रभावी है, एंटीबायोटिक सबसे पहले बना पेनिसिलिन के रूप में। सब बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, और वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आएगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया और पेनिसिलिन क्या था। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला पेनिसिलिन दिया। और इन्होंने जिस बैक्टीरिया पर काम किए थे वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका बैक्टीरिया, क्लियर हो गई। मच्छर जनित रोग है, अब इसमें आपको सही आंसर पर आप लोग को सोचना है। टाइफाइड है, डेंगू है, हैजा है, या फिर और भी कोई है उसको आप देख सकते हैं, टीबी है। तो सही आंसर आपको इसमें चुनना है कि कौन है। कुछ देर पहले ही डेंगू के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर सही आंसर विल बी बी। उसके बाद हो गया स्वच्छता का संबंध है। स्वच्छता का संबंध क्या है, रोग फैलाव से, बिल्कुल नहीं है, नहीं भोजन से, वायु से, रोग नियंत्रण से। देखिए स्वच्छता से क्या आपको मिलेगा, वायु, भोजन, रोग फैलेगा नहीं ना। तो आखिर इसमें क्या होगा, रोग पर नियंत्रण होगा, क्योंकि स्वच्छ रहना, सफाई रहना
क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एयर आपको मिल रहा है तो क्लीन एयर लीजिए ना। और स्मोक करिएगा तो लंग्स को कहाँ भेज दीजिएगा, जहन्नुम में, है नहीं। तो इसलिए आपको लंग्स प्रभावित हो जाएगा, इसलिए यानी इसका संबंध रोग नियंत्रण से है। ओके, 25 में है प्रश्न, किन्हीं उनमें से कौन संचारी रोग नहीं है। चलिए, मलेरिया, टीबी जब उतना जान ही गए हैं तो इसके लिए टाइम कर लेना है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। चलिए, अच्छा प्रश्न है आपके लिए, और ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, काफ़ी होता है। वीवीआई इसको मान लीजिए आज के लिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है तो कौन है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर यदि जुड़ गए हैं तो बहुत सारे लोग को जोड़िए, क्योंकि ये है बायोलॉजी के लिए बेहतर प्रश्न, और आप लाएंगे बिल्कुल, यानी बिल्कुल जितना भी प्रश्न बनाइएगा सही प्रश्न आपसे बनेगा। उसलिए होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। क्या चीज़ बढ़ाने में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। संतुलित आहार, गंदगी, ये तो ऐसी चुन लीजिएगा। अच्छा भोजन, बैलेंस डाइट लेना पड़ता है, क्योंकि जब बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में जो भी कमी होती है वो दूर हो जाता है और फिर हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना। इसलिए संतुलित आहार लीजिए, कम ही खाइए, टाइम पर खाइए। मलेरिया में होने वाला परजीवी है। चलिए, ये तो आपको इसमें आपको चुनना होगा कि कौन है प्लाज्मोडियम। मैंने पहले समझा चुका हूँ, देखिए समझाने से काफ़ी फायदा हो रहा है, और इस तरह से आपको बेहतर से बेहतर विकल्प भी बनकर तैयार हो जाता है ना। एंट अमीबा हिस्टोलाइट का रोग पैदा करता है। अब इसमें देखना है, अब इसमें क्या होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइट का। देखिए, इसमें सबसे पहले बात होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति का हम आकार बना देंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसा हो जाएगा। इंटरनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको लीवर हो जाता है, और यहाँ पर जब जानिएगा तो क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है आपका पित्ताशय, जहाँ पित्त ठहरता है, और यहाँ पर हो जाता है अग्न्याशय। ये अग्न्याशय पेनक्रियास से करते हैं, अच्छा सिद्धांत जानना होगा, ये पेनक्रियास है। तो होता क्या है कि जो एंट अमीबा हिस्टोलाइट का है, इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत की बात है। तो पहले आपको ये देखना है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ न जाने कितना सब्जेक्टिव आप पढ़ ले रहे हैं। तो व्यक्तियों का जो बड़ी आंत होती है वो प्रभावित होती है। सबसे पहले प्रभावित होने वाला बड़ी आंत है, और उसमें यानी बड़ी आंत तब प्रभावित होती है जब उसके पहले छोटी आंत है। तो कभी कभी आपको देखना होगा कि कौन सी अंग प्रभावित है, तो बड़ी आंत डायरेक्ट मार देगी, हम समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इंटेस्टाइन है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी भोजन जब ऊपर से लेंगे तो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो होता क्या है कि जो छोटी आंत है उसमें जो है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होती है वो 4 कोष्ठकों में बढ़ जाता है। एक कोष्ठक नहीं, 4 को, इन 4 दीवार के अंदर रहेगा, तो बाहर से प्रभाव भी डालोगे तो यहाँ पर प्रभाव तो नहीं ना पड़ेगा। तो 4 दीवार के अंदर में रहने वाला होता है, 4 कोष्ठकों में बढ़ जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और इस समय छोटी आंत के दीवार को प्रभावित करता है कि रक्त और मल, यानी उसके मलाशय के रास्ते, यानी इस रास्ते में आता है। तो इसका लक्षण क्या है कि मल जब त्याग होता है तो काफ़ी ब्लड भी गिरता है, फेन की तरह मल भी निकलता है, पेट में दर्द रहती है, भूख कम लगता है, और उस व्यक्ति का आंख में धसाव होने लगती है, और इस तरह से अमीबिय पेचिस का यह लक्षण है। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाला रोग का नाम अमीबिक पेचिस है, या अमीबिय पेचिस के नाम से, एमीबियसिस के नाम से भी जान सकते हैं। कभी कभी एमीबियसिस भी लिखा रहेगा, एमीबियसिस ऐसे भी लिखा रहेगा। तो आप लोग को सही आंसर चुनना होगा कि सही आंसर इसका कौन है। ठीक है, डेंगू में प्लेटलेट्स, चलिए बहुत अच्छा है, घट जाते हैं, मैंने पहले ही बता चुका था, है ना। तो इसलिए तो आपको सोचना नहीं है प्लेटलेट्स क्या होती है, घट जाता है, क्योंकि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स घट जाने के कारण रीढ़ की हड्डियां कमजोर होने लगती है। चलिए, आखिरी प्रश्न है और आप लोग के लिए है, रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कौन, तो टीकाकरण, यानी वैक्सीन। क्योंकि मैंने बताया हूँ कि वैक्सीन, देखिए वैक्सीन जो तैयार होता है, वैक्सीन तैयार उसी रूप से होता है जिसके द्वारा रोग होता है। तो रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उसी पर अध्ययन करके टीका भी बनाया जाता है, और टीका चलाने के लिए जो अभियान होता है उसका नाम टीकाकरण से होता है। आई बात समझ में। तो आप लोग को यहाँ तक जो हमने लेकर चला हूँ टॉपिक को, टीकाकरण से रोगों पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो आप लोग जब यहाँ तक जान गए हैं तो हम चाहेंगे कि आप लोग यानी बेहतर से बेहतर यानी प्रदर्शन करें, और कमेंट में भी आप लिख दीजिएगा। एक प्रश्न हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से उस प्रश्न को समाधान करके और उसका आंसर आप हमारे कमेंट कर दीजिएगा। वो प्रश्न है, अब बहुत ही आसान प्रश्न है कि आप जब इतना जान गए हैं तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर के किस भाग में ब्लड का निर्माण होता है, हमारे शरीर के किस भाग में
ब्लड का निर्माण होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक लेकर के। आपके परीक्षा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।